सच बताएं आपको, हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होनी चाहिए। हमारे घर पर बुलडोजर चल ही जाना चाहिए। इससे हमारी आंखें खुलेंगी और भाजपा के प्रति हमारे भीतर से अंधभक्ति दूर होगी। अरे चौंकिए नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है पूर्व भाजपा अंधभक्त का। आप खुद सुन लीजिए, इसके बाद आगे की बात करेंगे। और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं, उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। मैं राजीव राणा अपना पक्ष रखने आया हूँ। मेरा मकान बेवजह तोड़ दिया है। मेरा मकान बीडी अप्रूव्ड है, मेरा होटल भी बीडी अप्रूव्ड है और गलत फहमी मेरा मकान तोड़ दिया इन्होंने। झूठा मुकदमा लिखकर तोड़ दिया मेरा मकान। मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे किसी परिवार का दोष नहीं है। और जिस प्लॉट को लेकर मुझे गलत ठहराया जा रही है, उसके मैं ये सारे पेपर लेकर आया हूँ। ये सारे पेपर हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके। ये पहले क्यों नहीं आए? क्या वजह थी इतना लेट आए? जब भी हम थाने आना चाहते थे, कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करता था, कहता था हम बहुत मतलब हमारी को सुनने को तैयार नहीं था। 2-3 बार हम थाने से लौट गए। एक बार हम एसएसपी साहब के यहाँ से लौट गए और हमने अपना वीडियो भी वायरल किया अपनी बात कहने के लिए। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया। हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया आज। और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं, उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। सुन लिया आपने। अब दिवंगत शायर राहत इंदौरी साहब को याद कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए कि चलेगा सनकी बुलडोजर तो आएंगे घर सभी जद में। अरे सनकी को क्या मालूम कौन किस धर्म का है। ये वही अंधभक्तों की टोली है जो अब तक फला धर्म के लोगों के घरों पर चल रहे बुलडोजर तथा गरीबों के ऊपर चल रहे बुलडोजर को न्याय का नाम दे रहे थे, जबकि भारतीय न्यायपालिका के सर पर पैर रखकर सत्ताधारियों ने बुलडोजर का अन्याय फैलाया। मगर अब तक यही लोग तालियां पीट रहे थे और अब उन्हीं हाथों से अपने गालों पर झापड़ मार रहे हैं। जब बात अपने पर आई है तब एहसास हो रहा है कि घर के टूटने का गम क्या होता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 11 मुस्लिम परिवारों के घरों को तोड़ दिया गया, वो भी बकरीद के समय। घर में बिटिया की शादी पड़ी है और अब घर ही नहीं रहा, शादी का क्या होगा। पिछले दिनों हमने एक वीडियो में विस्तार से इस पर बात की थी, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। और मैं पिछले कई साल से कह रहा हूं कि सबका नंबर आएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। उधर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने द हिंदू में एक बड़ा जबरदस्त लेख लिखा है और उनका यह लेख किसी विश्वगुरु टाइप के नेता को 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं बल्कि 10-10 इंजेक्शन लगाने के लिए काफी है। बेहद कम शब्दों में सोनिया गांधी ने 2024 के चुनाव परिणाम, स्पीकर के चुनाव, मोदी सत्ता द्वारा बार बार इमरजेंसी को दोहराना, 1 जुलाई से लागू होने वाले आपराधिक कानून, नीट परीक्षा धांधली, मुसलमानों पर हमले, मणिपुर तथा आने वाले वक्त में सरकार और विपक्ष किस तरीके से काम करने चाहिए, इंडिया गठबंधन क्या चाहता है, इन सारी बातों को उन्होंने परोस दिया है। यूं कह लीजिए कि साहब के तमाम कारनामों का कच्चा चिट्ठा सोनिया गांधी ने मात्र एक लेख में ही समेट कर रख दिया है और बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप अपनी आंखें खोलिए और उस हकीकत को देखिए जिसको नजरअंदाज करने की कोशिश आप लगातार किए जा रहे हैं। देश की जनता से टकराने की कोशिश मत करिए। इनका यह लेख अंग्रेजी में है, हिंदी में एकदम आसान शब्दों के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा देश में चल रहे एयरपोर्ट, पुल तथा सड़कों के बीच कंपटीशन पर जबरदस्त वाली चर्चा करेंगे। बहुत भयंकर कंपटीशन चल रहा है, मगर उससे पहले आइए हम लोग कंपटीशन कर लेते हैं। दनादन वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा टन से। और हाँ, जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको दोबारा नहीं बजाना है। कुछ और करना चाहते हैं तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि पत्रकारिता जब आजाद होगी तभी वो आपकी होगी और तभी आपकी बात कर पाएगी। अच्छा चलिए एक बात बताइए, आपको पता चला है कि नहीं, अरे बिहार में बने पुल, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में बनी सड़कें और देश भर में बने हवाई अड्डे इन दिनों कंपटीशन कर रहे हैं और कंपटीशन बड़ा जोरदार है। कंपटीशन है कि कौन ज्यादा गोल मारता है, गिरने में, ढहने में और फटके छितराने में। देखिए ना, बिहार में पिछले 9 दिनों में 5 पुल गिर चुके हैं। इससे पहले आपने देखा अटल सेतु का निर्माण हाल ही में हुआ, प्रधानमंत्री ने कितना जोरदार उद्घाटन किया, सड़क फटके छितरा गई। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना, पूरे देश में ढिंढोरा पीटा गया। शायद जितने में मंदिर नहीं बना उसका कई गुना खाली प्रचार में खर्चा हो गया। वहां लीकेज हो रही है, रामपथ फट के छितराया हुआ है। देखिए हल्की सी बारिश में 13 जगह खड्डे हो गए। और इधर एयरपोर्ट वाला खेला अपने रेस में चल रहा है। 27 जून को जबलपुर एयरपोर्ट का कैनोपी भरभरा के उड़ गया। 28 जून को दिल्ली एयरपोर्ट में हादसा हुआ, पूरी छत भरभरा गई, एक व्यक्ति की मौत हुई, कई लोग घायल हैं। और 29 जून को राजकोट एयरपोर्ट यानी आज की तारीख में राजकोट एयरपोर्ट पर भी वही कांड हो गया जो पिछले कई दिन से लगातार चल रहा है देश भर में। और कुल मिलाकर कहानी घूम फिरकर गुजरात पहुंची गई है, वहां पर भी एयरपोर्ट का कैनोपी हवाओं के साथ हो लिया यानी उड़ गया। अब यदि आप अभी हिसाब लगाना चाहते हैं कि क्षतिग्रस्त होने में बिहार के पुल आगे हैं, देश भर में मोदी सत्ता के दौरान भाजपाई गवर्नमेंट के दौरान बनने वाली सड़कें आगे हैं या फिर एयरपोर्ट के कैनोपी और छत आगे हैं, तो इसका हिसाब अभी मत लगाइए, क्योंकि अभी तो मानसून शुरू हुआ है, यानी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ऑल नाइट चलेगी। जब तक मौसम खराब होगा तब तक इस तरह की कहानियां सामने आती रहेंगी। तो बरसात के समापन पर जोड़ तोड़ कर लीजिएगा, हिसाब कर लीजिएगा कि पुल, सड़क और एयरपोर्ट में गिरने फटने चित्राने में कौन आगे निकल गया, कौन पीछे रह गया, क्योंकि कंपटीशन लंबा चलने वाला है। जितना लंबा इलेक्टोरल बॉन्ड था, इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार और घोटाला था, उससे
उससे भी लंबा ये कंपटीशन चलेगा। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि दिल्ली एयरपोर्ट की देखरेख करने का जिम्मा जिस कंपनी का था, उस कंपनी ने करोड़ों रुपया भाजपा को चंदा दिया। उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा इसके बाद। अब हमसे ये मत पूछिएगा कि इस तरह की सारी घटनाएं केवल और केवल भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों हो रही हैं। ये सवाल रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, और ज्यादा बोलेंगे तो माइक्रोफोन ऑफ कर दिया जाएगा, उससे भी ज्यादा बोलेंगे तो संसद से बाहर कर दिया जाएगा, आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। क्योंकि ये न्यू इंडिया चल रहा है भाई, यहाँ सवालों की जगह नहीं है, यहाँ चंदा खाने और खिलाने वालों की जगह है, भ्रष्टाचार फैलाने वालों की जगह है, और आम आदमी की हत्या करने वालों की जगह है। अब गलती से भी ये मत पूछ लीजिएगा कि दिल्ली एयरपोर्ट मामले में जिस टैक्सी ड्राइवर की मौत हुई उसकी हत्या का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये यूपीए की सरकार थोड़ी ना है, यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। आरोप लगने से इस्तीफा नहीं होता है, जेल नहीं भेजा जाता है, विश्व गुरु की सरकार है भाई, यहाँ जिम्मेदारी, इस्तीफा, जेल ये सब नहीं होता है, फालतू काम नहीं होता। आइए अब जब यूपीए की बात हो ही गई है तो यूपीए की संयोजक रही सोनिया गांधी की बात कर लेते हैं। इन्होंने द हिंदू अखबार में एक जबरदस्त लेख लिखा है और कम से कम 8-10 बिंदुओं पर इन्होंने साहिब को जबरदस्त डोज वाला इंजेक्शन लगाया है। शुरुआत ही कर रही है कि साहिब की जबान पर कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है, यानी कहते कुछ और है, करते कुछ और है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी यही बात कही थी कि नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री की बातों का कोई मोल नहीं रह गया है, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, बोलते कुछ है, करते कुछ है। हालांकि ये बात हम पिछले कई साल से कर रहे हैं। बहरहाल सोनिया गांधी के लेख का शीर्षक है आम सहमति का उपदेश देना और टकराव को भड़काना। यानी एक तरफ संसद शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी सहमति से संसद चलाने की बात करते हैं, विपक्ष से ढेर सारी अपेक्षाएं करते हैं, और दूसरी तरफ उसी संसद में ओम बिरला ने क्या किया और लगातार क्या कर रहे हैं। तो क्या वो सब कुछ आम सहमति बनाने वाली चीजें हैं? अपने इस लेख की शुरुआत में सोनिया गांधी कहती हैं कि 4 जून 2024 को, यानी जिस दिन चुनाव परिणाम आए 2024 चुनाव के, हमारे देश के करोड़ों मतदाताओं ने स्पष्ट और जोरदार ढंग से अपना फैसला सुना दिया, और यह फैसला एक ऐसे प्रधानमंत्री की नैतिक, व्यक्तिगत और राजनीतिक हार का संकेत है जिसने चुनाव प्रचार में अपने आप को भगवान का दर्जा दे दिया था। आपको याद तो होगा ही, गोदी मीडिया के एक मोहतरमा को इंटरव्यू देते हुए साहब ने कैसे दावा कर दिया कि मुझे लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, यानी मां बाप से पैदा नहीं हुआ, मुझे भगवान ने डायरेक्ट भेज दिया है। आगे सोनिया गांधी लिखती हैं कि चुनाव परिणामों में जनता के फैसले ने मोदी सत्ता के दिखावों को नकार दिया, यानी जो भौकालबाजी की जा रही थी उसको नकार दिया। जो बंटवारे की राजनीति, कलह और घृणा की राजनीति मोदी शाह की जोड़ी सालों से करती आ रही है, देश की जनता ने उनको नकार दिया। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, देश की जनता ने उसको नकार दिया। मगर इसके बावजूद प्रधानमंत्री काम ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ बदला ही नहीं। बात तो करते हैं आम सहमति की, मगर जानबूझकर टकराव बढ़ाने का काम किया जाता है। ऐसा लग रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी वोट के जरिए जनता के जनमत को, जनादेश को समझ ही नहीं पाए हैं। 18वीं लोकसभा के पहले कुछ दिन दुखद रूप से उत्साहजनक नहीं रहे। हमें उम्मीद थी कि कोई बदला हुआ रवैया दिखेगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपसी सम्मान, सामंजस्य की नई भावना, दोस्ती की बात तो बहुत दूर की है, अब उनके विकसित होने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती है। आगे सोनिया गांधी ने स्पीकर के चुनाव का जिक्र किया है। इन्होंने बताया है कि स्पीकर के चुनाव को लेकर जब प्रधानमंत्री के लोगों ने हमसे सर्वसम्मति मांगी, यानी हमारा सहयोग मांगा, तो इंडिया गठबंधन के लोगों ने उनसे कहा कि हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन परंपरा को ध्यान में रखते हुए ये ठीक होगा और यही अपेक्षित भी था कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के किसी सदस्य को दे दिया जाए। मगर मोदी सत्ता ने इससे साफ इनकार कर दिया। आपको याद होगा 17वीं लोकसभा में भी, यानी 2019 के चुनाव परिणामों के बाद भी उस सत्ता में भी उपाध्यक्ष का पद लगातार 5 साल तक खाली था। आगे सोनिया गांधी ने इमरजेंसी के मुद्दे पर बात की। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी द्वारा लगातार आपातकाल को फिर से उछाला गया, मगर आश्चर्य तब हुआ जब निष्पक्ष पद पर बैठने वाले स्पीकर ओम बिरला ने भी राजनीतिक स्टैंड लेते हुए इस मुद्दे पर बात की, जबकि लोकसभा स्पीकर राजनीतिक विचारधारा से अलग होने चाहिए। मगर भाजपा में यह सब नहीं होता है, ये तो आप जानते ही हैं। आगे सोनिया गांधी लिखती हैं कि ये इतिहास का एक तथ्य है कि मार्च 1977 में हमारे देश की जनता ने आपातकाल पर एक स्पष्ट फैसला दिया था, जिसे बिना किसी हिचकिचाहट के हमने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था। यानी इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी हार गई। सोनिया गांधी कह रही हैं कि ये देश की जनता ने हमें इमरजेंसी के बदले में सजा दी थी। आगे उन्होंने लिखा है कि मगर इतिहास का एक हिस्सा यह भी है कि मार्च 1977 में हार का सामना करने वाली पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी महज 3 साल से भी कम समय में दोबारा सत्ता में आई और ऐसे बहुमत के साथ आई जैसा बहुमत नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को कभी हासिल नहीं हुआ पूरे इतिहास में। यहां आपको याद दिला दें, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यह सरकार अपना टर्म पूरा नहीं कर पाई, गिर गई, और अगले 3 साल में ही फिर चुनाव हुआ तथा इंदिरा गांधी 353 सीट जीत कर आई थी। इसी का जिक्र सोनिया गांधी ने किया है कि इमरजेंसी के बाद देश की जनता ने कांग्रेस को 353 सीटें दी, जबकि बीजेपी को आज तक इतनी सीटें नहीं मिली। साल 2014 में 282 के आसपास, 2019 में 303 और इस बार 240, मात्र 240। लेकिन बात और भौकालबाजी सुनिए तो पूरी दुनिया से ऊपर रखते हैं खुद को। यहां एक बात और ध्यान रखने वाली है, ये 240 भी तब मिली है जब इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा, पीएम केयर फंड का पैसा भर भर के था। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का खाता सीज था। सारी जांच एजेंसियां एकदम ईमानदारी से काम कर रही थी, विपक्ष को मजबूत करने के लिए न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र होकर न्याय कर रही थी, गोदी मीडिया ईमानदार पत्रकारिता कर रहा था, नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के नियमों के हिसाब से भाषण दे रहे थे और चुनाव आयोग एकदम तटस्थ रहकर काम कर रहा था पूरी ईमानदारी से।
तब जाकर साहिब को 240 सीट मिली है। यानी इमरजेंसी के जिस गम को साहिब आज याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज के लिए देश की जनता ने पहले ही कांग्रेस को सजा भी दे दी है, माफी भी दे दी है, और उसके बाद इस देश में कई बार कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, जा चुकी है। आगे सोनिया गांधी लिख रही हैं कि आज देश में वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर व्यापक रूप से चर्चा होने की आवश्यकता है, यानी अभी की जो जरूरत है। इन्होंने लिखा है कि हमें भविष्य की ओर देखना होगा। संसद की सुरक्षा को लेकर विपक्ष जब चर्चा करने की मांग कर रहा था तो 146 सांसदों को विचित्र और अभूतपूर्व रूप से निलंबित करके संसद से बाहर कर दिया गया, और उसके बाद आपराधिक न्याय कानून पारित कर लिए गए। यानी ऐसा लगता है कि जानबूझकर पहले ऐसी कहानी रची गई कि विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर चर्चा की मांग करे, हम इनकार करें, हंगामा हो, और उसी का लाभ उठाते हुए विपक्ष के सांसदों को स्पीकर के माध्यम से संसद से बाहर कर दिया जाए और फिर आपराधिक न्याय कानून पास कर लिए जाए बिना किसी चर्चा के। क्योंकि चर्चा होगी तो इन कानूनों की हकीकत देश और जनता के सामने आएगी, और जनता एक बार समझ गई तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे कृषि कानूनों के साथ हुआ था। आगे इन्होंने लिखा है कि कई कानूनी एक्सपर्ट तथा अन्य लोगों ने इन कानूनों के बारे में बेहद गंभीर चिंता व्यक्त की है। क्या इन कानूनों को तब तक रोक कर नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि वे संसदीय प्रथा से गुजर न जाए, उन पर संसद में चर्चा न हो जाए, हर पहलुओं की जांच न कर ली जाए। आगे लिखती हैं कि इसी तरह से पिछले साल संसद में हंगामा अराजकता के दौरान वन संरक्षण और जैविक विविधता संरक्षण वन कानूनों में संशोधन किया गया। ग्रेट निकोबार परियोजना को आगे बढ़ाने के साथ ही एक पारिस्थितिक और मानवीय आपदा हमारा इंतजार कर रही है। क्या इन पर भी प्रधानमंत्री की सर्वसम्मति और पूर्ण बहस तथा चर्चा के बाद कानूनों को पारित करने की इच्छा को सार्थक बनाने के लिए कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए? यानी आप देखेंगे कि मोदी सत्ता लगातार ऐसे कानून लेकर आती है जिन पर वो चर्चा से बचती है, और चर्चा से बचने का कारण सिर्फ एक है, उसकी हकीकत देश की जनता को पता न चल जाए। और इनमें से ज्यादातर कानून या तो बहुत सारी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए होते हैं या फिर सेठों को लाभ पहुंचाने के लिए होते हैं। ध्यान भटकाना एनआरसी सीए को याद कर लीजिए, सेठों को लाभ पहुंचाना कृषि कानूनों को याद कर लीजिए। और इस बार आपराधिक न्याय कानूनों से तो ऐसा लग रहा है कि पूरे सिस्टम को ही अपनी मुट्ठी में तथा जनता को भेड़ बकरी की तरह चराने वाली व्यवस्था बनाई गई है। पूरे देश में भयंकर उथल पुथल मचाने की प्लानिंग की गई है। इन आपराधिक कानूनों और वन संरक्षण जैसे मामलों पर ही सोनिया गांधी एक बार फिर से संसद में चर्चा चाहती हैं, ताकि इनकी जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके और ऐसा कानून बने जो देश हित में हो। आगे उन्होंने नीट के मामले को उठाया है, लिखा है कि हमारे लाखों युवाओं के जीवन पर नीट घोटाले ने कहर बरपा दिया है। शिक्षा मंत्री ने शुरुआत में ही पल्ला झाड़ लिया। प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा तो करते हैं, मगर देश भर में इतने सारे परिवारों को तबाह करने वाली पेपर लीक पर एकदम शांत है। आगे इन्होंने लिखा है कि पिछले 10 सालों में चाहे वो एनसीईआरटी हो, यूजीसी हो या फिर विश्वविद्यालय ही क्यों न हो, इन सबको बहुत भयंकर नुकसान पहुंचाया गया है। और इसी बीच भारत के अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और धमकी भरे अभियान भी छेड़ दिए गए हैं। बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर फिर से अल्पसंख्यकों के घरों को केवल आरोपों के आधार पर ही गिरा रहा है। कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सामूहिक रूप से अल्पसंख्यकों को दंडित किया जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सांप्रदायिक गाली गलौज की, सरासर झूठ बोला, उसे देखते हुए बुलडोजर की कार्रवाई आश्चर्यजनक नहीं लग रही है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान भड़काऊ बयानबाजी इसलिए की क्योंकि उनके हाथ से चुनाव निकल रहा था, और चुनाव बचाने के लिए उन्होंने अपने पद की गरिमा और मर्यादा को पूरी तरह से तार-तार कर दिया, गिरा दिया। फरवरी 2022 में ही मणिपुर में विधानसभा चुनाव में भाजपा और उनके सहयोगियों को पूर्ण बहुमत मिला, फिर भी 15 महीने के भीतर मणिपुर जलने लगा, या यूं कह लीजिए कि जलने दिया गया। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों बेघर हुए, मणिपुर का पूरा सामाजिक ताना बाना बिखर गया। इसके बावजूद प्रधानमंत्री के पास न तो वहां जाने का समय है और न ही इच्छा है कि मणिपुर के नेताओं से मिलजुल कर समस्या का हल निकालें। यह सच है कि मणिपुर में भाजपा दोनों सीटें हार चुकी है, मगर इसके बावजूद ऐसा नहीं लग रहा है कि मणिपुर को लेकर इनके भीतर जो असंवेदनशीलता है उसमें थोड़ी भी कमी आई है। आगे सोनिया गांधी लिखती हैं कि प्रधानमंत्री ने 40 से ज्यादा दिनों तक चले चुनाव प्रचार के दौरान खुद से ही खुद को हल्का कर लिया। उनके शब्दों ने हमारे सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ा और पद की गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। नरेंद्र मोदी को आत्मचिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि 400 सीटें उन्होंने देश की जनता से मांगा था, मगर देश की करोड़ों लोगों ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया। देश की जनता ने एक कड़ा संदेश दिया कि अब बहुत हो चुका है। आगे सोनिया गांधी लिखती हैं कि इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों ने यह साफ साफ कह दिया है कि हम संसद में किसी तरह का टकराव नहीं चाहते। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सहयोग की पेशकश की है। इंडिया गठबंधन चाहता है कि संसद के भीतर हम उत्पादक बने और कार्यवाही के संचालन में निष्पक्षता बनी रहे। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी। शुरुआत का माहौल तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हम विपक्ष में संसद में संतुलन और उत्पादकता बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और वो इसलिए ताकि ये सुनिश्चित हो कि देश के जिन लाखों लोगों ने हमें चुनकर भेजा है उनकी चिंताओं को संसद में उठाया जाए, उस पर बात हो। हमें उम्मीद है कि सत्ता पक्ष आगे आएगा ताकि हम अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों को पूरा कर सकें। यानी चुनाव की शुरुआत से लेकर अब तक के सारे मुद्दों को सोनिया गांधी ने अपने इस एक लेख के जरिए उठा दिया है और साहब को तगड़ा वाला जवाब दिया है कि अपने भीतर झांकिए, जिस पद पर आप बैठे हैं उसका ख्याल रखिए, उसकी गरिमा का ख्याल रखिए, अपने पद की गरिमा को गिराइए मत। देश की जनता ने जो संदेश दिया है उसको समझने का भी प्रयास करिए। हालांकि ये बात शायद लिखने वाले को भी पता है और हमें आपको भी पता है कि साहब बदलने वाले नहीं है, फिर भी उम्मीद बनाए रखिए। कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें भी उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक तो कर ही दिया होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।